चलिए अब इसको करते हैं। ए अगर ऑड इंटीजर है तो ए स्क्वायर जो होगा मॉड्यूलो 8 पर कॉन्ग्रुएंट 1 हो, मतलब हमेशा 8 से डिवाइड करके रिमाइंडर 1 देगा। तो ए को ऑड मान लेते हैं, लेट ए इक्वल टू 2m+1। एम कोई इंटीजर है तो ए स्क्वायर हो जाएगा बच्चों एक्स्ट्रा होल स्क्वायर, तो 4m² प्लस 4m+1। 4m कॉमन ले लीजिए, एम m+1 प्लस 1। अब एक बात सोचिए आप, एम इंटीजर है तो इसके बाद दो चॉइस है, एम इज इवन या एम इज ऑड। अगर एम इवन होगा तो m+1 कैसा होगा? सर ऑर्डर। 8 ये है और 8 ये है ना। अगर एम इवन होता है तो m+1 ऑड है, और अगर एम ऑड है तो m+1 इवन है। 8 इवन और 8 ऑड का प्रोडक्ट क्या आता है इंटीजर्स में? सर इवन आएगा। हेलो, थोड़ा इवन जोर आएगा से, सर। आवाज ही नहीं आ रही। सर इवन आएगा। इवन आएगा सर। इवन आएगा ना, तो इसको 2n लिख सकता हूँ, यस सर। वेर m+1 इक्वल टू इवन इंटीजर। और इवन इंटीजर कोई भी हो आप उसे हमेशा 2n टाइप का लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 8n+1। तो फिर a² - 1 इक्वल टू 8n। 8 राइट साइड को डिवाइड करता है तो 8 डिवाइड्स लेफ्ट, इम्प्लाइज a² कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 8। तो अगर a कोई भी ऑड इंटीजर है तो उसका स्क्वायर कर लीजिए, वो 8 से डिवाइड करके रिमाइंडर 1 ही दे। 3 का स्क्वायर कर लीजिए या 5 का स्क्वायर कर लीजिए, 7 का स्क्वायर कर लीजिए, 9 का स्क्वायर कर लीजिए, और 8 से हर बार डिवाइड करिए, रिमाइंडर 1 आ रहा होगा, आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? यस सर। यस सर। हम्म, चलिए ठीक है। तो इस तरह के सवाल भी हो जाएंगे। आ, एक छोटा सवाल है, मैंने आपको कंप्लीट सेट ऑफ रेसिड्यूज बताया है, वेरीफाई दैट, वेरीफाई करना है बस। 0 1 2 2 स्क्वायर 2 क्यूब अप टू 2 की पावर 9। ये सर हो गया था सर। हाँ जी, ये हो गया है सर। आपने भेजा था ये सॉल्यूशन ग्रुप में? नहीं भेजा नहीं था ये। एक ही एक दो ही हुए थे सर मेरे पूरा एक्सरसाइज। भेजा नहीं, अब करने दो फिर, पहले भेज देना चाहिए था फिर, इसीलिए तो। कंप्लीट सेट ऑफ रेसिड्यूज, verify that this forms a complete set of residues modulo 11, but 0 1 2 square 3 square 10 square do not। अब बता देता हूँ, कोई बात। ये है। पहले ये देखिए कि कंप्लीट सेट ऑफ रेसिड्यूज कहते किसको। अगर आप 11 से डिवाइड करेंगे किसी सेट को तो रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है 11 से डिवाइड करके? यही आएगा ना, मॉड्यूलो 11। तो अब अगर इन सबको 11 से डिवाइड किया जाए तो एक एक करके यही रिमाइंडर आ जाएंगे। इसी ऑर्डर में आए, जरूरी नहीं आगे पीछे हो जाएंगे, कोई बात नहीं। जैसे 0 मॉड्यूलो 11 पर 0 ही देगा, 0 आ गया। 1 करेंगे तो 1 ही देगा। फिर 2 करोगे मॉड्यूलो 11 पर
तो 2 ही आएगा। फिर 2 स्क्वायर करोगे तो 4 आ जाएगा। 2 क्यूब करोगे मॉड्यूलो 11 पर तो 8 ही आएगा। लेकिन यहाँ से 2 की पावर 4 करोगे मॉड्यूलो 11 पर, अब क्या आ जाएगा? सर 5। 5 आ जाएगा। 2 की पावर 5 करो दोनों साइड। इसका मतलब है बेटा दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करना है, टफ नहीं है, जरा गौर करिए। 2 की पावर 4 आपने कर दिया, 16 आया, 11 से डिवाइड किया, आपने रिमाइंडर लिखा। इससे आगे मैं देखो कलर चेंज कर देता हूँ, आप समझो। इसी क्वेश्चन को जो ऊपर वाली है दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करो, तो इधर 10 आ जाएगा जो 11 से कम है, तो इसे ऐसे ही रहने दो। अब इसको फिर दोनों साइड मल्टीप्लाई करो 2 से, तो यहाँ 20 आ जाएगा। अगर 11 से डिवाइड करोगे तो वो 20 को 9 लिख सकते हो। फिर दोनों साइड आप 2 से डिवाइड करोगे तो 2 की पावर 7 आएगा, और यहाँ 18 आ जाएगा। 11 से 7। अगर आप कर रहे हैं तो क्या आएगा? 18, 11। 7। फिर दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 की पावर 8, तो यहाँ 14 आएगा। 11 से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा, और फिर 2 से मल्टीप्लाई करो तो 6 आ जाएगा। तो अब आप गौर कीजिए, जो रिमाइंडर आ रहा है 0, 1, 2, फिर 3 ये है, 4, फिर 5 ये है, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, और फिर 10। और कहीं भी दो में आपस में बराबर रिमाइंडर नहीं आए, तो इसका मतलब हुआ कि ये कंप्लीट सेट ऑफ रेसिड्यूज है मॉड्यूलो 11। कितना आसान बात है, कुछ नहीं करना है। क्या बाकी बच्चे समझ पाए क्या कहना चाह रहे हैं? यस सर। एक, कुछ जो इंटीजर हैं उनका जो सेट है वो कंप्लीट सेट है ऑफ रेसिड्यूज मॉड्यूलो 11। इसका मतलब है उनमें, उनको जब डिवाइड किया जाएगा तो 0 से 10 तक जितने रिमाइंडर होते हैं मॉड्यूलो 11 पर वो सब आएंगे, और कोई भी दो नंबर आपस में बराबर रिमाइंडर नहीं देंगे, आपस में इनकॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंट नहीं होने चाहिए आपस में, तब कहलाएगा वो कंप्लीट सेट ऑफ रेसिड्यूज। ठीक। अब ये कह रहे हैं कि 8 सेट और दिया है। 1 मतलब 1 मतलब 1 स्क्वायर ही हुआ, 0, 1, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, अप टू 10 स्क्वायर, और ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है मॉड्यूलो 11। तो अब इन सब का भी रिमाइंडर निकाल सकते हो आप लोग। 0, 1 तो वैसे ही चलेगा, 2 स्क्वायर भी वही, 3 स्क्वायर भी वही, 9 हो जाएगा। 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, सब 11 मॉड्यूलों पर करिए। और ऐसा हो सकता है कि जो रिमाइंडर आएगा वो सारे के सारे ये ना आ पाए, या तो ऐसा हो रहा होगा, या कोई दो नंबर बराबर रेसिड्यू दे दे रहे होंगे। 5 स्क्वायर और 6 स्क्वायर दे रहे हैं सर 3। हाँ, क्या हो रहा है? सर 5 स्क्वायर और 6 स्क्वायर 3 रिमाइंडर देंगे इसमें। अच्छा, 5 स्क्वायर हो जाएगा 25, अगर आप मॉड्यूलो 11 पे करेंगे तो 22, 3, और 6 स्क्वायर किया तो 36। हाँ, बिल्कुल। इसका मतलब हो गया कि 5 स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 6 स्क्वायर। ऐसा नहीं होना चाहिए था फिर। कंप्लीट सेट ऑफ फोर रेसिड्यू। हाँ बेटा। 4 स्क्वायर और 7 स्क्वायर में भी सेम आ रहा है सर। हाँ, बट ठीक हो गया, कोई भी एक एग्जांपल जो आप कह रही हैं ये वाला भी माना जाएगा, ये वाला भी ठीक है। तो कोई भी दो एलिमेंट अगर सेम रिमाइंडर दे रहे हैं तो आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। जबकि कंप्लीट सेट ऑफ रेसिड्यूज में जितने एलिमेंट होते हैं वो आपस में इनकॉन्ग्रुएंट होने चाहिए, तभी वो अलग अलग रिमाइंडर दे पाएंगे। कॉन्ग्रुएंट में तो सेम रिमाइंडर देते हैं, ये तो हमने प्रूफ ही कर रखी है थ्योरम, याद है शुरू में। अगर ए कॉन्ग्रुएंट बी है तो ए और बी दोनों सेम रिमाइंडर दे रहे होंगे, यस सर। किया होगा हमने कहीं। तो ठीक है, इस बहाने और बच्चों को भी क्लियर हुआ कि कॉन्ग्रुएंट और इनकॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है।
अब इस सवाल के आधार पे ऐसा ही एक सवाल और है, उसे करके देखने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन लिखिएगा। इफ A1 A2 AN, यार इनको ना सिंबल ऐसे नहीं लिखने चाहिए, ऐसे लिखने चाहिए। चलो ठीक है। दिस इज अ कंप्लीट सेट ऑफ रेसिड्यू मॉड्यूलो n इज अ कंप्लीट सेट ऑफ रेसिड्यूज मॉड्यूलो n, और आपने कोई नंबर लिया a जिसका जीसीडी n के साथ वो रिलेटिवली प्राइम 1 है। देन प्रूव दैट जो नया सेट होगा उस a से सबको मल्टीप्लाई करो, A1 A2 एंड सो ऑन AAN। दिस इज ऑल्सो a complete set of residues modulo n, complete set of residues modulo n। अगर ये कंप्लीट सेट है तो कोई एक ऐसा नंबर जो n का रिलेटिवली प्राइम है उससे अगर आप पूरे सेट को मल्टीप्लाई भी कर देना हर एक को, तो अभी भी वो कंप्लीट सेट ऑफ रेसिड्यूज है। तो ये जनरल क्वेश्चन है। और जब मैं खुद एमएससी करता था तो मैंने अपनी बुक में लिख रखा है, ये 98 में भी पूछा गया था, 2001 में भी। 2001 मतलब जिस साल मैंने किया था एमएससी, उस दौर में ये सवाल पूछे गए। तो चलो देखते हैं। अब रिसेंट मेरे पास पेपर कई बार नहीं रहते तो पता नहीं चलता, आया होगा या नहीं आया होगा मालूम नहीं। गिवन जो जो ये है A1 A2 AN इज अ कंप्लीट सेट ऑफ रेसिड्यू मॉड्यूलो n। इसका मतलब क्या हुआ कि इन सबको अगर n से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा बच्चों वो क्या आएगा, n से डिवाइड कर रहे हैं हम, तो कहाँ तक आएगा। n-1। हाँ, मॉड्यूलो n तक जो रिमाइंडर होंगे वो ये आएंगे। एंड AI is not congruent to AJ modulo n for every I is not equal to J। ये ठीक है। कोई भी दो इनमें से ले लो AI AJ, तो आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे वो, अगर I और J डिफरेंट है तो। अब क्या करना है, क्लेम क्या है हमारा, जो नया सेट है A1 हर एक को A से मल्टीप्लाई कर रखा है, AAN इज ऑल्सो अ कंप्लीट सेट ऑफ रेसिड्यूज मॉड्यूलो n। ये करना है। कंट्राडिक्शन लेके देख लेते हैं। लेट मान लीजिए कोई दो हैं, AI इज कॉन्ग्रुएंट टू AAJ मॉड्यूलो n आ गए मान लो, जहां I और J डिफरेंट है। और एवरी नहीं लिख रहा हूँ, दो डिफरेंट मान लो बराबर आ गए, दोनों बराबर रिमाइंडर दे रहे हैं। अगर ऐसा हो गया तो आप कहेंगे n डिवाइड्स AI माइनस AAJ, दिस इम्प्लाई n डिवाइड्स A इंटू AI माइनस AJ। लेकिन आपने तो लिखा है कि GCD ऑफ A और N 1 है, तो फिर n किसको डिवाइड करेगा, AI-AJ। AI माइनस AJ एज GCD ऑफ A एंड N इज 1, तो वो आपस में कर ही नहीं सकते। अच्छा,
और अगर आप ऐसा कहते हैं तो ए आई इज कॉन्ग्रुएंट टू ए जे आ गया ना। यस सर। बच्चों ये कंट्राडिक्शन हुआ या नहीं हुआ? यस सर। यस सर। क्योंकि अगर बेटा ऐसा आता है तो फिर ए आई और ए जे बराबर रिमाइंडर दे रहे होंगे दोनों, जबकि आपने कहा था ये कंप्लीट सेट ऑफ रेसिड्यूज है मॉड्यूलो एन पे, तो ये बराबर रिमाइंडर दे ही नहीं सकते, तो आपस में कॉन्ग्रुएंट हो ही नहीं सकते। तो इसका मतलब हमने जो एज्यूम किया वो गलत है। इसका मतलब जो हमारा जो क्लेम वाला सेट है उसमें भी आपस में सब के सब एन से डिवाइड करके अलग अलग रिमाइंडर देंगे, तो हो गया फिर वो कंप्लीट सेट है, क्योंकि जितने एलिमेंट ऊपर थे उतने ही इसमें भी हैं। अब आप खुद समझो कितना आसान सवाल है। कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए बस। अगर आपको कंसेप्चुअली समझ में आता है तो ये कितना छोटा है, और अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आपने इसे हाथ भी नहीं लगाना है एग्जाम में। आपको लगेगा यार इसमें तो कुछ सवाल न्यूमेरिकल जैसा भी नहीं है, क्या बढ़ाएं इसमें, जबकि छोटा सा सवाल है। सभी लोग सहमत हैं इस बात पे? यस सर। चलो ठीक है, फिर हम और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ जीसीडी ऑफ ए एंड एन इक्वल टू 1, देन सी, सी प्लस ए, सी प्लस 2 ए, सी प्लस 3 ए, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन टाइप का, सी प्लस एन माइनस 1 इंटू ए, फॉर्म a complete set of residues, a complete set of residues modulo n for any c, any c मतलब कोई भी इंटीजर। हाँ। हम्म। अब एक बात बताओ, मॉड्यूलो n है तो 0 1 2 3 अप टू n-1। अगर मॉड्यूलो n है तो ये कंप्लीट सेट हुआ या नहीं रेसिड्यूज का? यस सर। ठीक। अब पिछले सवाल से अगर a और n का जीसीडी 1 है तो मैं a से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। यस सर। तो 0 a 2 a 3 a और n-1 है मॉड्यूलो n, ये भी कंप्लीट सेट ऑफ रेसिड्यूज हुआ या नहीं? यस सर। बाय प्रीवियस क्वेश्चन। आपने अभी पीछे किया है बच्चों, ये पीछे वाला, कि अगर 8 सेट कंप्लीट सेट ऑफ रेसिड्यूज है तो और आपने n के साथ जो रिलेटिवली प्राइम नंबर है उससे मल्टीप्लाई कर दिया तो अभी भी वो कंप्लीट है। तो आपने लिखा है कि यहाँ पर a जो है वो n के साथ रिलेटिवली प्राइम है, तो आपको पिछले के लॉजिक से आप कहेंगे कि ये अभी भी कंप्लीट सेट ऑफ रेसिड्यूज है। अब सवाल ये उठता है कि अगर इस सब में आप सभी में सी जोड़ दें, सी कोई भी इंटीजर जोड़ें, क्या फर्क पड़ेगा? सी तो बराबर ही जुड़ा है सबका। आप इसको ऐसे समझिएगा, मैं मॉड्यूलो 6 ले लेता हूं, तो हमारे पास रिमाइंडर हुए 0 1 2 3 4 5। अब 6 के साथ रिलेटिवली प्राइम कोई नंबर बताइए। सर 5। 5 से मल्टीप्लाई करो फिर।
और मॉड्यूलो 6 पे मतलब 5 into 1, 5 into 2 मतलब 10, 15, 20, 25। अब अगर मॉड्यूलो 6 करोगे तो 5 तो 5 ही रहेगा, 10 4 हो जाएगा, 15 6 पे करना है तो 3 आ जाएगा, 22 आ जाएगा, 25। वन वन। दोबारा वही सेट बन गया या नहीं बना, ये भी समझ में आया? यस सर। अच्छा, अब कुछ भी जोड़ो, कोई भी नंबर जोड़ो। चलो 9 जोड़ के देखते हैं, सब में 9 जोड़ दो। 9, 9 + 15 कितना भाई? 14। 9 + 10 19। 19, 15 + 9 24, 29, 34। अबे नया सेट बना दिया मैंने। मॉड्यूलो सेट्स लो फिर अब। पहला वाला ये 3 पे तो जाए। 6 से डिवाइड करोगे तो 3, टू। 14 को डिवाइड करो 2, 19 को वन। 0, जीरो। 9 में 5 और 34 में फोर। वही सेट आ जाएगा या नहीं? यस सर। ये समझाना चाह रहे हैं कि अगर आपने पहले तो दो चीजें सीखो। आप पहले कोई कंप्लीट सेट ऑफ रेसिड्यूज है आपके पास मॉड्यूलो एन पर, तो एन के साथ रिलेटिवली प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप कोई भी इंटीजर जोड़ो, मैंने तो उटपटांग जोड़ा 9, आप कुछ भी जोड़ के देख लो, अभी भी वो कंप्लीट सेट ऑफ रेसिड्यूज ही रहेगा। एक्चुअली ये अलजेब्रा के यूज काम की चीजें ज्यादा हैं, ये इनका जो एप्लीकेशन है। हम नहीं पढ़ेंगे एप्लीकेशन यहाँ, हम इनको कंसेप्ट के तौर पर सीख रहे हैं, लेकिन अलजेब्रा में यूजफुल कंसेप्ट है। आप लोगों को समझ में आया ये, सब लोगों को? तो अब आप खुद इसको थोड़ा दिमाग लगाइए और खुद ही ट्राई कीजिए। आगे बढ़ाता हूँ। इसके बाद अगला सवाल इसी आधार पर होगा, आप इसको ट्राई करिएगा। कोई भी एन ले लीजिए, कंज्यूगेटिव इंटीजर्स, एन कंज्यूगेटिव इंटीजर्स फॉर्म अ कंप्लीट सेट ऑफ रेसिड्यूज, फॉर्म अ कंप्लीट सेट ऑफ रेसिड्यूज मॉड्यूलो एन। कोई भी एन अगर लगातार ले लोगे बच्चों, तो वो एन की टेबल में आते होंगे या नहीं? कोई भी नंबर्स में तो रिमाइंडर सोचो। लगातार एन अगर आप कंज्यूगेटिव इंटीजर ले लोगे किसी सेट में, तो कोई ना कोई एन से डिवाइड हो जाएगा या नहीं? छोटा सवाल सर एन से छोटे लेंगे या है। एन से छोटे होंगे तो फिर वही है ना, रिमाइंडर आ कोई भी जाएंगे। ले सकते हो, कहीं से शुरू कर लो। चलो एक एग्जाम्पल में सोचो, मैं मॉड्यूलो सेट्स पे ही सोचता हूँ। आप कहीं से भी 6 नंबर सोचो, चलो कहाँ से सोचना शुरू कर रहे हो बताओ? सर 5 से। 5 से सोचो, 501 से सोचो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लो। 1 2 3 4 5, एक और। चलो 6 से डिवाइड करो भैया। अब खाली अपने लिए बड़े नंबर ले लिए मैंने। ये 0 1 2 3 4 5 के कॉन्ग्रुएंट होंगे, आप देख लो यही आए। किसी एक को एक कोई इनमें से कोई एक नंबर पूरा पूरा डिवाइड होगा भाई, 6 की टेबल में 6 का डिफरेंस में तो आते हैं नंबर, कोई तो आएगा यार। यस सर। कोई नहीं हो रहा डिवाइड 6 से पूरा पूरा। 504 4 हो हो जाएगा। रहा हाँ यस सर, 504 हो जाएगा। हाँ पूरा पूरा हो जाएगा, तो उससे ठीक अगले वाले में रिमाइंडर 1 आएगा 505 में, ऐसे ही बाकियों में आ जाएगा।
तो कहने का मीनिंग समझो, सवाल को तो आप इन जनरल ठीक है जो भी बोले, आप सरल शब्दों में समझो क्या कहा गया है। कोई भी कहीं से शुरू करो भाई, कहीं से शुरू करो। अगर आपने एन लगातार सक्सेसिव इंटीजर ले लिए, कंजिक्यूटिव इंटीजर ले लिए, तो वो एक कंप्लीट सेट बनाएंगे मॉड्यूलो एन पे। और एन भी आपकी इच्छा है, कोई प्राइम वाइम कुछ नहीं बोला, नेचुरल नंबर ही होना चाहिए बस, चलेगा, इतना ही काफी है। यहां तक समझ में आ गया है सभी लोगों को? यस सर। यस सर। क्लियर हो पाया ना? यस ठीक। सर। हाँ, तो इसको अब आप खुद सोचिएगा, कुछ नहीं है, मैं एक और सवाल पे जा रहा हूँ आगे। इफ a congruent to b modulo n1 and a congruent to b modulo n2, then prove a congruent to b modulo n, where n is LCM of m1 m2। दो अलग अलग पे हैं इस बार। ए और बी n1 पे भी कॉन्ग्रुएंट है, n2 पे भी, तो उनके एलसीएम पे भी कॉन्ग्रुएंट हो। तो ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड्यूलो n1 का मतलब हुआ कि n1 डिवाइड्स a माइनस बी, तो a माइनस बी इक्वल टू n1 लैम्डा 1। लैम्डा 1 इंटीजर ही होगा, कई बार लिख दिया है। ऐसे ही दूसरा a कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड्यूलो n2 भी है, यहाँ भी लिख लो यार ऐसे ही, a माइनस बी इक्वल टू n2 लैम्डा 2। तो आपके पास हो गया a माइनस बी इक्वल टू n1 लैम्डा 1 इक्वल टू n2 लैम्डा 2। मान लो जीसीडी ऑफ n1 n2 d है, तो इसका मतलब d डिवाइड्स n1 एंड d डिवाइड्स n1 इक्वल टू d इंटू r1 लिख लो, n2 इक्वल टू d इंटू r2 लिख लो। और आप जब भी ऐसा लिखते हो, आपको पता था कि R1 R2 रिलेटिवली प्राइम है, तो फिर n1, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ n2 अपॉन dr2 इक्वल टू 1? यस सर। यहां से अब देखो बच्चों, सो a माइनस बी इक्वल टू हो गया n1 लैम्डा 1 इंटू 1 लिख दूं, n1 लैम्डा 1 1 की जगह मैं लिखता हूँ n2 अपॉन dr2। तो a माइनस बी इक्वल टू लैम्डा 1 अपॉन r2 टाइम्स n1 n2 अपॉन t। ये ठीक है? यस सर। यस क्या सर। हमने ये पढ़ा है कि दो संख्याओं का प्रोडक्ट उनके जीसीडी और एलसीएम के बराबर होता है? जीसीडी और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर। हाँ, n1 n2 का एलसीएम n, और जीसीडी तो हमने डिफाइन ही कर रखा है n1 n2 का। तो ऐसा पढ़ा है या नहीं? यस सर। तो दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट उनके जीसीडी और एलसीएम के बराबर होगा, तो n1 n2 अपॉन डी क्या लिख सकता हूं मैं? यहां से सोचो। सर एन एलसीएम ऑफ एन वन। लैम्डा 1 अपॉन r2 इंटू n। n राइट साइड को डिवाइड कर रहा है,
यस सर। तो लेफ्ट को भी करेगा। यस सर। वह हो गया फिर। हो तो गया। एन डिवाइड ए माइनस बी का मतलब ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉड्यूलो एन। यस सर। हो गया तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा ये भी। हम आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन ये था, एक एग्जांपल से बताना था कि जैसे ए टी पावर के कॉन्ग्रुएंट बी टी पावर के है मॉड्यूलो एन, और के इज कॉन्ग्रुएंट टू किसी नंबर जे के है मॉड्यूलो एन, इट डज नॉट इम्प्लाई ए टी पावर जे कॉन्ग्रुएंट टू बी टी पावर जे मॉड्यूलो एन। जैसे ना ए टी पावर के और बी टी पावर के कॉन्ग्रुएंट है वो ठीक है, और के किसी नंबर जे के कॉन्ग्रुएंट है, चलो ये भी ठीक हो गया। तो वो ये कह रहे हैं कि इसका ये मतलब नहीं है कि अब ए की पावर जे बी की पावर जे के कॉन्ग्रुएंट होगी। ये जरूरी नहीं है, गिवन एग्जांपल लिखा हुआ है सवाल में। सर इसका एग्जांपल 2 की पावर 6 कॉन्ग्रुएंट कॉन्ग्रुएंट 1 की पावर 6 मॉड्यूलो 3। टू की पावर 6 कॉन्ग्रुएंट टू 1 की पावर 6 मॉड्यूलो मॉड्यूलो थ्री 3। थ्री अच्छा, टू की पावर 6 हो गया 64। 8 कम करो 63, हाँ 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और 6 कॉन्ग्रुएंट 3 मॉड्यूलो 3। 6 कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉड्यूलो 3, बिल्कुल सही। लेकिन सर 2 की पावर 3 कॉन्ग्रुएंट 1 की पावर 3 मॉड्यूलो 3 नहीं है। मॉड्यूलो 3 पर 8 माइनस 1 ये नहीं है। वाह, बहुत बढ़िया यार। तो हमने क्या सीखा बच्चों, ध्यान से देखिए। ए टू द पावर के बी टू द पावर के कॉन्ग्रुएंट है, और जो पावर है के वो किसी नंबर जे के कॉन्ग्रुएंट है। तो आप ये नहीं कि जे में भी आप ये रिलेशन सोचें, ये एक्सपेक्ट मत करिए, कहा गया है। बहुत बढ़िया। तो ऐसे एग्जाम्पल आप सोच सकते हैं, मतलब ये और भी हो जाएंगे, आप कहीं ढूंढोगे तो इतने सारे मिल जाएंगे इसमें। अच्छा, ये बताइए 89 डिवाइड्स टू की पावर 44 माइनस 1, ये करना है। और दूसरा सवाल है 97 डिवाइड्स 97 टू की पावर 48 है, 42 है, जरा देखिएगा। किताब पुरानी है तो समझ नहीं आ रहा, 42 - 1 है या 48 की पावर -1। 48। 48 है तो 48 का -1। ये दो सवाल है, मुझे लगता है ये आपको ट्राई करने चाहिए, ठीक है ना। ओ, ये मेरा बताना ठीक नहीं है, पहले आप प्रयास करेंगे, नहीं आएगा तब मैं बताऊंगा, तो वो ठीक है। मुझे लगता है लगभग अधिकतर क्वेश्चंस हो चुके हैं। कल ये सवाल आप लोगों ने ट्राई किया हुआ या नहीं हुआ, नहीं तो ये भी इसी में जोड़ लेते हैं। सर इसमें पहला वाला हो गया था। 53 की पावर 103 प्लस 103 की पावर 53, दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 39। और 7 से डिविजिबल है 111 की पावर 333 प्लस 333 की पावर 111। 333 की पावर 1। ये सवाल हुए हैं बच्चों, ये चार हो गए। अगर ये आप ट्राई करिए, अगर आपसे नहीं होते या आपने ट्राई किया था तो मैं अभी बता देता हूँ, अगर नहीं किया है तो एक बार आप करो। बताओ जल्दी बताओ, फिर मुझे देर भी हो रही ना बड़ी। ट्राई हैं? ट्राई करेंगे सर।
अच्छा, और लोग तो कुछ ट्राई भी नहीं दे रहे हैं यार। सर ट्राई कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोग कोशिश करिएगा और ग्रुप्स में डाल दीजिएगा जब आप कर पाएंगे तो। ठीक है, और अगर आपसे नहीं हुआ तो मुझे बताइएगा, मैं करा दूंगा। अगर ये हो जाते हैं तो अब अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे स्पेशल डिविजिबिलिटी टेस्ट पे। नाम से क्लियर है कि हम लोग जैसे बात करते हैं कि टू से डिवाइड होने का रूल क्या है। 2 4 8 16, मतलब 2 की पावर वाले तो अलग हुए। फिर 3 से डिविजिबिलिटी, 9 से डिविजिबिलिटी 3 स्क्वायर, इनसे क्या होता है। 11 से डिविजिबिलिटी के रूल क्या है। डिफरेंट नंबर्स में आप डिविजिबिलिटी जब चेक करते हैं तो कैसे करते होंगे, वो जो बैंकिंग और एसएससी वाले शॉर्टकट बताते हैं कई वनडे एग्जाम्स वाले। क्योंकि हम मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो हम उसकी थ्योरी पे जाएंगे कि आखिर किस आधार पर ऐसा कहा जा रहा है, हम उसको सीखेंगे। ये सेकंड लास्ट टॉपिक होगा उस पे। उसके बाद जो असली काम है वो चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम से जुड़ी हुई चीजें, लीनियर कॉन्ग्रुएंस पे आएंगे। और हमने लीनियर डाइफेंटाइन इक्वेशन 8 वेरिएबल में सॉल्व की है। अब n वेरिएबल्स में कैसे सॉल्व करें इस पे बातचीत करेंगे। तो ये जो फंडामेंटल कुछ चैप्टर हैं उनमें से एक चल रहा है अभी। ठीक है, इतना ही करते हैं। किसी को कुछ कहना है, पूछना है तो प्लीज बोलिए। सर हम्म। सर इसमें आपने एक पहले क्वेश्चन कराया था, प्रूफ द असर्शन बिलो वाला, 8th वाला है मेरे इसमें। तो ये फॉर एनी इंटीजर ए क्यूब कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो 0 1 और 6 मॉडुलो 7। हाँ। तो सर इसमें एनी इंटीजर लिखा है तो 7 से डिविजिबिलिटी रूल वाला लगाएंगे क्या, डिविजिबिलिटी एल्गोरिदम वाला? अच्छा, एक मिनट, मैं भी देख लूं। मैं सवाल है, बच्चों में सवाल लिख रहा हूँ पहले। ए क्यूब कॉन्ग्रुएंट टू 0 1 और 6 मॉड्यूलो 7, ये कोई भी इंटीजर हो। सॉरी, इवन ऑड से नहीं हो रहा है क्या, फॉर एनी इंटीजर। इवन में क्या आएगा। सर 8 n क्यूब। ठीक, वैसे तो नहीं आ रहा है। 7 से डिवाइड करूं किसी को भी, देखूं, तो कुछ क्यू आएगा, कुछ आर आएगा। तो जो ए होगा वो 7 क्यू प्लस आर हो जाएगा, जहां आर 0 1 2 3 4 5 6 तक जाएगा। अगर मैं आर को 0 करूं तो ए इक्वल टू 7 क्यू। 7 क्यू ही 0 आ जाएगा मॉड्यूलो 7 पर। दोनों साइड क्यूब करूंगा तो ए क्यूब कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड्यूलो 7। ये अच्छा ऑप्शन तरीका है। अगर मैं आर को 1 ले लूं तो ए जो हो जाएगा वो 7 क्यूब प्लस 1 हो जाएगा। अगर आप ए क्यूब करोगे तो 7 क्यूब क्यू क्यूब प्लस 3 इंटू 7 स्क्वायर क्यू स्क्वायर, 3 इंटू 7 क्यूब प्लस 1। इन सब में 7 कॉमन आ जाएगा, तो ये 7 लैम्डा प्लस 1 कैटेगरी का है। 7 से डिवाइड हो गया, ये 0 आ जाएगा, रिमाइंडर 1 आ जाएगा। क्लियर है। यस सर। भाई ऐसे करते रहो तो वो तीन ही रिमाइंडर आएंगे, या तो 0 या 1 या 6। ठीक, दीपक और कोई। नहीं सर, यही पूछना। ठीक, तो आज इतना ही करते हैं यार। कल मिलते हैं फिर। थैंक यू।